हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का क्लास में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक जॉन लॉक के बारे में। जॉन लॉक एक उदारवादी विचारक थे, अर्थात नवीन उदारवाद के प्रतिपादक इनको कहा जाता है। नवीन उदारवाद के प्रतिनिधि विचारक इनको कहा जाता है। इसके साथ साथ इनको समझौतावादी विचारकों की श्रेणी में भी रखा जाता है, जैसे कि हॉब्स और रूसो को रखा जाता है। इसी प्रकार से इनको भी समझौतावादी विचारक माना जाता है। तो इनकी विचारधारा में हमने देखा कि इन्होंने प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया, इन्होंने मानव स्वभाव का वर्णन किया और उन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत का भी जो है इन्होंने निर्माण किया। और इन्होंने माना कि सामाजिक समझौते सिद्धांत के तहत राज्य नामक संस्था का निर्माण हुआ है और समाज जो है एकजुट हुआ है। इससे पूर्व की क्लासों में हमने इनके द्वारा वर्णित राज्य की विशेषताओं के बारे में जाना, या राज्य के क्या लक्षण होने चाहिए इस संदर्भ में हमने जाना। आज हम बात करेंगे लोक के द्वारा व्यक्ति को क्रांति के अधिकार प्रदान किए गए या राज्य के विरुद्ध जो अधिकार प्रदान किए गए थे उनके बारे में। क्रांति या राज्य के विरोध का अधिकार, इसमें सबसे पहली बात ये कही जा सकती है कि राज्य की शासन की शक्ति सीमित है तथा उसे एक न्यासी के रूप में शक्ति प्राप्त है। अर्थात लॉक ने माना था कि व्यक्ति जो है वो उसने एक मानव समाज के निर्माण करी। मानव समाज का निर्माण करने के पश्चात उसने जो है अपनी राज्य की सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए, अपने समाज में सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए उसने सरकार नामक संस्था का या राज्य नामक संस्था का निर्माण किया। अर्थात शासन व्यवस्था का निर्माण जो है उसने स्वयं किया और अपने समाज को सुव्यवस्थित रखने के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा करवाने के लिए उसने जो है राज्य नामक संस्था का या सरकार नामक संस्था का निर्माण किया। तो इस संदर्भ में उन्होंने ये माना कि व्यक्ति जो है वो समाज का सदस्य है और समाज जो है वो सर्वोपरि है और समाज की एक संस्था मात्र जो है वो है सरकार। अर्थात समाज में सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार का निर्माण किया जाता है। समाज के सभी व्यक्तियों को के अधिकार सुरक्षित रखने के लिए, उनकी जीवन की रक्षा करने के लिए जो है सरकार नामक संस्था का या राज्य नामक संस्था का निर्माण किया जाता है। तो इस संदर्भ में लोक का ही मानना है कि राज्य की जो शासन शक्ति है वो सीमित होती है और राज्य या सरकार जो है वो एक न्यासी के रूप में जो है समाज का जो है एक संस्था होती है। वो समाज द्वारा निर्मित एक ऐसी संस्था होती है जो ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है और उसे कुछ निर्धारित जो है उद्देश्य प्रदान किए जाते हैं या उनके लिए कुछ निर्धारित लक्ष्य प्रदान किए जाते हैं। उन निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सरकार जो है वो सदैव कार्य करती रहती है। इसके साथ साथ जो सरकारें हैं उनको शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? सरकारों को शक्ति भी समाज से प्राप्त होती है। समाज के लोगों की सहमति के आधार पर सरकारों को शक्ति प्राप्त होती है या राज्य नामक संस्था को या शासन व्यवस्था को शक्ति जन सहमति के आधार पर प्राप्त होती है। अर्थात जब जनता राज्य की शक्तियों को मानती है, उनकी आज्ञाओं का पालन करती है, तभी जो है राज्य या सरकार को शक्ति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि लॉक ने माना था कि राज्य जो है उसके पास सीमित शक्ति है और वो शक्ति भी जो है वो समाज द्वारा प्रदत्त है और राज्य जो है वो सदैव एक न्यासी के रूप में जो है समाज के एक न्यासी के रूप में कार्य करेगा और वो सीमित एक निर्धारित क्षेत्र में कार्य करेगा, सीमित क्षेत्र में कार्य करेगा और उसके ऊपर बहुत से नियंत्रण होंगे। नियंत्रण में ये होगा कि समाज का नियंत्रण सबसे पहले उसके ऊपर रहेगा कि उसका जो मुख्य लक्ष्य रहेगा वो है कि समाज में सुव्यवस्था बनाए रखना और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन और अधिकारों की रक्षा करना। तो इस प्रकार से समाज का नियंत्रण जो है वो राज्य के ऊपर रहता है। इस संदर्भ में लोक का कहना है कि जब जनता यह अनुभव करे कि व्यवस्थापिका उसमें रखे जाने वाले विश्वास के प्रतिकूल कार्य कर रही है तो जनता को यह सर्वोच्च अधिकार है कि वह उसे हटा दे या बदल दे। अर्थात लॉक ने ये बात कही कि जब जनता को यह अनुभव होने लगता है कि सरकार या व्यवस्थापिका उसके प्रति विश्वास रखने वालों के उद्देश्यों, उसके प्रति विश्वास रखने वालों के लक्ष्यों की पूर्ति नहीं करती है या उसको जो दायित्व दिए गए हैं उन दायित्वों
पूर्ति वो नहीं कर रही है, उसके विपरीत वो कार्य कर रही है, या जनता के अपेक्षाओं के विरुद्ध यदि वो कार्य कर रही है, जो लक्ष्य उसके लिए जनता के लिए निर्धारित किए गए थे उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए वो कार्य नहीं कर रही है, तो जनता को ये सबसे पहला अधिकार होता है या सर्वप्रमुख अधिकार होता है कि वो ऐसी व्यवस्थापिका या सरकारों को निरस्त कर दे और उसके स्थान पर नई सरकारों का वो चुनाव कर ले। तो इस प्रकार से लॉक ने अपने कथन के माध्यम से कहने का प्रयास किया कि जब तक व्यवस्थापिका या सरकार को जनता की सहमति प्राप्त है, जनता का विश्वास प्राप्त है, जब तक वो सरकारें जनता के अनुसार कार्य करती है, जनता के निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करती है, जिसमें सबसे प्रमुख आ जाता है व्यक्ति के जीवन की रक्षा और उसके अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करती रहती है, तब तक जनता का विश्वास जो है वो सरकारों में बना रहता है और तब तक सरकारें जो है निरंतर कार्य कर सकती है। और यदि जनता का विश्वास उठ जाता है, अर्थात सरकारें जनता के विश्वास के अनुकूल कार्य नहीं करती है, निर्धारित लक्ष्यों के अनुकूल कार्य नहीं करती है, तो ये जनता को अधिकार है लॉक के अनुसार कि वो ऐसी सरकारों को हटा दें या बदल दें। इस संदर्भ में लॉक द्वारा जनता के क्रांति के अधिकार पर कुछ सीमाएं लगाई गई है, अर्थात उन्होंने कहा कि जनता के क्रांति के अधिकार पर भी कुछ सीमाएं होनी चाहिए ताकि इसका अनियंत्रित रूप से प्रयोग नहीं हो, इसका असीमित रूप से या मनमाने तरीके से इस अधिकार का प्रयोग नहीं हो। इसके लिए उन्होंने जनता के इस क्रांति के या सरकार के विरोध करने के अधिकार पर भी कुछ सीमाएं लगाई है, ताकि जहाँ पर आवश्यक हो, जहाँ पर अति आवश्यक हो, वहीं पर जो है इस प्रकार के अधिकार का प्रयोग किया जा सके, वहीं पर सरकार का जो है विरोध किया जा सके, उसके प्रति उसके विरुद्ध क्रांति की जा सके। तो सबसे पहली सीमा है क्रांति तभी की जानी चाहिए जब शासक जनता के अधिकारों की रक्षा करने में असक्षम हो। अर्थात लॉक ने माना कि क्रांति तभी की जानी चाहिए जबकि शासक जनता के अधिकारों की रक्षा करने में असक्षम हो, समाज में अव्यवस्था उत्पन्न हो रही हो, समाज में शोषण और अन्याय की व्यवस्था उत्पन्न हो रही हो, इसके साथ साथ शासक वर्ग जो है वो स्वयं निरंकुश होकर कार्य कर रहा हो, वो स्वयं जनता के अधिकारों का हनन कर रहा हो, उसकी स्वतंत्रता का हनन कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जनता को या समाज को ये अधिकार है कि वो शासक वर्ग के विरुद्ध जो है क्रांति कर सके और उस शासन व्यवस्था को बदल सके। तो सबसे पहला नियंत्रण हो गया कि जब बहुत ही आवश्यक हो तभी जनता जो है वो शासन के विरुद्ध क्रांति कर सकती है, अर्थात जब सरकारें असक्षम सिद्ध हो जाए, सरकारें समाज को में सुव्यवस्था बनाने में असक्षम हो जाए, जिस व्यक्ति के जीवन रक्षा में असक्षम हो जाए, तब जो है व्यक्ति लास्ट में उसका पास ये चाह रहा है व्यक्ति या व्यक्ति समाज के पास कि वो सरकार के विरुद्ध क्रांति करे और उसके स्थान पर दूसरी सरकार को जो है वो नियुक्त करे। फिर है शासक वर्ग का अत्याचार उस स्थिति पर पहुंच जाए जब सहन करना असंभव हो, अर्थात जब शासक वर्ग खुद अनियंत्रित हो जाए, खुद निरंकुश हो जाए और वो जनता पर इतना अत्याचार करने लग जाए, वो जनता के सभी अधिकारों का हनन करने लग जाए, स्वतंत्रता का हनन करने लग जाए और जनता का दमन करने लग जाए, जब अत्याचार इतनी स्थिति पर, इतनी बुरी स्थिति पर पहुंच जाए जबकि सहन करना ही असंभव हो, तब जो है जनता शासक वर्ग के विरुद्ध अधिकार रखती है, तब जनता जो है शासक वर्ग के विरुद्ध क्रांति कर सकती है, उसका विद्रोह कर सकती है। फिर लॉक ने कहा कि क्रांति के अधिकार का प्रयोग समाज में बहुमत के द्वारा ही किया जा सकता है, अल्पमत द्वारा नहीं। अर्थात क्रांति के अधिकार पर सीमा लगाते हुए लॉक ने एक और बात कही कि क्रांति के अधिकार का प्रयोग जो है समाज बहुमत के द्वारा ही कर सकता है, अर्थात यदि कुछ लोगों को शासन व्यवस्था से शिकायतें हैं या शासन व्यवस्था के कार्यों के प्रति वो संतोषप्रद नहीं है कुछ व्यक्ति, तो वो व्यक्ति जो है कुछ व्यक्ति क्रांति नहीं कर सकते। यदि ज़्यादातर लोग या बहुमत के आधार पर लोग या बहुत सारे लोग शासन व्यवस्था के कार्यों से असंतुष्ट होते हैं, उसके कार्यों से वो खुश नहीं होते हैं, तो सभी लोग मिलकर या ज़्यादातर लोग जो बहुमत के आधार पर वो मिलकर जो है क्रांति को अंजाम दे सकते हैं। तो तीसरी सीमा यह है कि क्रांति के अधिकार का प्रयोग बहुमत के द्वारा ही किया जाना चाहिए, अल्पमत के द्वारा क्रांति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। फिर है ये सीमाएं निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है
इन सीमाओं के कारण क्रांति के अधिकार का दुरुपयोग की आशंका कम हो जाती है। अर्थात लोग ने कहने का प्रयास किया कि ये सीमाएं जो है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन सीमाओं के कारण क्रांति के अधिकार का दुरुपयोग जो है नहीं किया जा सकता, क्रांति के अधिकार के दुरुपयोग की आशंका कम हो जाती है। इस संदर्भ में निष्कर्ष तौर पर हम ये कह सकते हैं कि लॉक ने जनता के विरोध और क्रांति के अधिकार पर इतना अधिक बल दिया कि उस पर यह आरोप लगाया गया है कि उसने शासन विषयक सिद्धांत नहीं वरन क्रांति विषयक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उसके इस सिद्धांत का अमेरिकन स्वतंत्रता सेनानी जफरसन तथा अन्य राजनीतिज्ञों पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो लॉक के संदर्भ में कहा जा सकता है कि लॉक ने जो है वो जनता के विरोध के अधिकार या क्रांति के अधिकार पर इतना अधिक बल दिया है, या व्यक्ति के इस अधिकार का इतना अधिक समर्थन किया है कि उस पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसने शासन विषयक विचारधारा का प्रतिपादन नहीं किया है, शासन विषयक सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किया है, बल्कि उसने क्रांति विषयक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। और उसके इस सिद्धांत का जो है अमेरिकी स्वतंत्रता सेनानी जफरसन तथा अन्य राजनीतिज्ञों पर गहरा प्रभाव भी पड़ा है। और ये प्रभाव जो है इतना गहरा है कि उसके आधार पर उसे जो है क्रांतिकारियों का दार्शनिक कहा जाता है। उसे क्रांतिकारियों का दार्शनिक इसलिए कहा गया क्योंकि उसने क्रांति का जो है समर्थन किया था, शासन सत्ता के विरोध का समर्थन किया था और व्यक्ति के इस अधिकार का समर्थन किया था कि वो शासन सत्ता के विरुद्ध कार्य कर सकता है या शासन सत्ता का विरोध कर सकता है, और विरोध करके वो जो है सरकार को बदल सकता है या सरकार के किसी आदेशों को अमान्य करार दे सकता है। तो इस आधार पर लोग को जो है क्रांतिकारियों का दार्शनिक कहा गया। ये कहा गया उनके संदर्भ में कि उन्होंने राजनीतिक विषयक विचारधारा या शासन संबंधी विचारधारा या शासन संबंधी सिद्धांतों का निर्माण नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्रांति विषयक सिद्धांतों का निर्माण किया है। यह तथ्य है कि लॉक ने अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1688 की इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए किया है। इस संदर्भ में यह भी कहा जाता है या ये देखा है हमने कि पूरे अध्ययन के दौरान कि उनकी ये जो विचारधारा थी वो 1688 की इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति को न्यायोचित ठहराने के लिए उन्होंने इस तरह की विचारधारा का प्रतिपादन किया है। अर्थात उन्होंने ये देखा, उस समय देखा था कि यदि शासक वर्ग जो है वो अनियंत्रित होकर कार्य करता है, निरंकुश रूप से कार्य करता है, तो उसकी शक्तियों को सीमित कर देना चाहिए और उसके स्थान पर जो है या सीमित कर देना चाहिए या उसके साथ साथ उसके स्थान पर नए शासक को जो है नियुक्त कर देना चाहिए या नई सरकार को नियुक्त किया जाना चाहिए। तो उन्होंने जो है गौरवपूर्ण क्रांति का काल देखा था उस समय, और उन्होंने देखा था कि किस तरह से जो है गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में जेम्स द्वितीय का अधिकार विषयक विवाद हुआ पार्लियामेंट में, और उस विवाद के तहत जो है जेम्स द्वितीय को राजगद्दी से हटाकर हॉलैंड से राजकुमार विलियम को बुलाकर पुनः जो है राजा बनाया गया था। और उसी समय पार्लियामेंट ने जो है वो एक अधिकार पत्र के माध्यम से राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया था, और जो विधायिका की शक्ति थी उसको या जो जनप्रतिनिधि संस्था थी उसकी शक्तियों को बढ़ाया गया था। ये अधिकार पत्र जो है वो बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना गया। तो इस प्रकार से 1688 में उन्होंने जेम्स द्वितीय को जो है पद से हटाना और राजकुमार विलियम को हॉलैंड से बुलाकर वापस पद जो है उनको ग्रहण करवाना, ये शासन सत्ता का बदलाव देखा था। और ये बदलाव इसी कारण हुआ था क्योंकि जो है शासक के द्वारा निरंकुश शक्तियों का प्रयोग किया जाने की बात सामने आई थी और शासक जो है वो अत्यधिक शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता था, अर्थात जेम्स द्वितीय शक्तियाँ जो है वो अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहता था। तो ये विवाद उसका पार्लियामेंट के साथ हुआ था और उसी के परिणाम स्वरूप उसको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी थी। तो इस प्रकार से लॉक ने देखा उस समय कि क्रांति जो है वो जायज़ है या क्रांति सही है, अर्थात व्यक्ति जो है वो महत्वपूर्ण है, व्यक्ति के अधिकार महत्वपूर्ण है, व्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। तो ये मानते हुए उन्होंने 1688 की क्रांति को सही करार देने के लिए उन्होंने अपने सिद्धांत का निर्माण किया। तो इस प्रकार से आज का ये टॉपिक पूरा हो गया आपका। अब मैं आपको एक बार सारी स्लाइड्स दिखा देती हूँ।